हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बीपीएससी टीआरई 4 का परीक्षा का शेड्यूल आए, इससे पहले हम लोग को अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। इसलिए हम जीके जीएस यानी जनरल स्टडीज़ से विज्ञान, इतिहास और बिहार विशेष से महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करके लेकर के आए हैं। आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों है कि ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी ध्वनि की जो तीव्रता है उसको हम लोग तीक्ष्णता को किसके द्वारा निर्धारित करेंगे। ध्वनि के वेग से यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड से, या फिर उसके एम्पलीट्यूड से, या फिर उसके तरंगदैर्घ्य से। तो इसमें सबसे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इस प्रश्न का पहला नंबर सवाल का सबसे जो सही उत्तर होगा वह है कि जो उसकी तीक्ष्णता है वह साउंड के वेवलेंथ से होगा, यानी तरंगदैर्घ्य से होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी पहले नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। यह जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं यह विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है। इसके आगे हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भी अन्य विषयों से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो इस दूसरे नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा दोस्तों वह होगा ऑप्शन नंबर बी की फोटोवोल्टिक सेल, यानी ये जो है फोटोवोल्टिक सेल यह इलेक्ट्रिक अनुप्रयोग के लिए सबसे अधिक ये उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। रेडियोधर्मी तत्व के द्वारा जो उत्सर्जित धनात्मक आवेशित कण है यानी धन आवेशित कण है वह कौन सा है? वह है बीटा किरण या अल्फा किरण, या फिर इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा नंबर प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि वह जो आवेशित कण है वह अल्फा किरण के रूप में जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। इससे चौथा नंबर प्रश्न है कि केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार होता है, यानी केंद्र की ओर जो लगने वाला बल होता है केंद्राभिमुखी बल वह किसके लिए जिम्मेदार है। इसका जो सही ऑप्शन होगा वह कौन सा होगा कि अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति के लिए, या वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। तो केंद्राभिमुख बल की अगर हम लोग बात करें जो सेंटर की ओर लगता है वह जिम्मेदार होता है किसी भी वस्तु को, अगर कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर अगर वह गति में है, गति कर रहा है किसी वृत्ताकार पथ पर, तो उसको गतिमान रखने के लिए केंद्राभिमुख बल जो है वह जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है। यानी एनर्जी ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो ऊर्जा न तो जो है निर्माण किया जा सकता है, न ही ऊर्जा को खत्म किया जाता है, उसके एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदला जाता है। तो ऊर्जा के किस परिवर्तन में जो है उष्मा घर्षण बल शामिल होता है। तो इस प्रश्न का अगर करेक्ट आंसर देखें पांचवा का, तो अगर गतिज ऊर्जा से हमें उष्मा ऊर्जा को उत्पन्न करना है तो वहां घर्षण शामिल है। ऐसे भी घर्षण कहते किसे हैं कि दो सरफेस पर जब दोनों एक दूसरे से संपर्क में आके गति करते हैं तो वहां पर दोनों के गति वाले सतह पर जो है ये एक बल कार्य करता है जो घर्षण बल कहलाता है। और घर्षण के पश्चात हमेशा उष्मा उत्पन्न होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन करते समय घर्षण बल शामिल है। यही कारण है कि जब हम लोग ये देखते हैं कि दोनों हाथों की हथेलियों को जब आपस में रगड़ते हैं तो वहाँ पर घर्षण के कारण उष्मा उत्पन्न होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि गतिज ऊर्जा से उष्मा में परिवर्तन करने के वक्त जो है वहाँ हमें घर्षण बल की शामिल है। और गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा जो है वो हाफ mv² उसका जो है ये होता है फॉर्मूला। फिजिक्स में दो प्रकार की ऊर्जा है, एक स्थितिज ऊर्जा है जिसके लिए mgh है, m हो गया वस्तु का द्रव्यमान, g हो गया पृथ्वी का ग्रेविटेशन, और हाइट के लिए h, यहाँ m वस्तु का द्रव्यमान, और चूंकि गति में है तो उसकी वेलोसिटी के लिए v होता है। तो यानी हम लोग जो है इस प्रकार ऊर्जा को अगर घटाना बढ़ाना है तो यहाँ पर g को घटा बढ़ा के ऊर्जा को घटाया बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पर v के मान में परिवर्तन करके ऊर्जा के मान में परिवर्तन किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है कि एक बस सीधी रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज गति से मुड़ती है तो बस में बैठे यात्री किस ओर मुड़ेंगे। तो यहाँ पर जो नियम लगेगा वो लॉ ऑफ इनर्शिया काम करेगा, यानी जड़त्व का नियम कार्य करेगा।
तो अगर कोई व्यक्ति बस में बैठा है और बस चूंकि अचानक से दाईं ओर मुड़ रहा है, तो बस में बैठा व्यक्ति अपनी स्थिति में बना रहना चाहेगा। यह लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है, जो न्यूटन्स का फर्स्ट जो लॉ ऑफ मोशन है वो लॉ ऑफ इनर्शिया के रूप में भी जाना जाता है, यानी जड़त्व का नियम। तो ये अचानक से जो है जब बस बाईं ओर मुड़ेगा तो व्यक्ति जो है वो दाईं ओर बस मुड़ेगा तो उसके विपरीत यानी बाईं ओर झुकेंगे। इस प्रकार छठा का ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण कौन सा है? तो पदार्थ का जिस रूप का निश्चित आकार नहीं होता है लेकिन उसका जो आयतन है, वॉल्यूम है, वो निश्चित होता है, तो इस रूप को कहा जाता है लिक्विड स्टेट यानी द्रव्य अवस्था। तो द्रव्य अवस्था में जो है जैसे पानी है, तेल है, 1 लीटर पानी 1 लीटर तो होंगे, लेकिन चूंकि वो जिस पात्र में जिस बर्तन में रखे जाएंगे वो उसी के आकार का हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्शंस में जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये मिट्टी का तेल है जो द्रव अवस्था में है, निश्चित आयतन है, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट है, लेकिन उसका आकार शेप जो है वो निश्चित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक तथा पानी बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है। तो इस पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है वह करेक्ट आंसर जाना जाएगा कि कॉपर एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो है इसके उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है कौन सी गैस जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है और या फिर एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग ध्यान देखें तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो जिम्मेदार गैसेज में आएगा वो एक से अधिक आ जाएगा, अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है वो बीपीएससी करती है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करता है? जैसे धातु कार्बोनेट अगर हम लोग बात करें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अगर वहाँ पर अम्ल अभिक्रिया करे उससे तो फिर वो कौन सा गैस मुक्त करेगा? तो अम्ल जब भी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो फिर वहाँ पर जो है वह ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है, CO2 गैस मुक्त करेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है कि जब नमक सत्याग्रह चल रहा था तो बिहार के लोगों ने नमक कानून बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो जिस वक्त नमक कानून चला, गांधी जी जो है दांडी सत्याग्रह से, दांडी यात्रा से नमक कानून के लिए सत्याग्रह किए थे। उस वक्त 1930 में जो साबरमती आश्रम से चल करके पहुंचे थे गांधी जी और नमक बना करके जो है कानून तोड़े थे। बिहार में चौकीदारी कर के विरुद्ध जो है लोग ये कर रहे थे, तो अर्थात इसमें मलबा हाथी विकास नहीं आएगा, चौकीदारी कर आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं आंसर होगा कि चौकीदारी कर के विरुद्ध बिहार के लोग जो है वह ये आंदोलन कर रहे थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो जो सरकार गठित की गई थी वो 1938 में 1937 के आम निर्वाचन में सरकार का गठन हुआ। उसके बाद जो सरकार ने इस्तीफा दिया तो वो किस कारण से इस्तीफा दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यानी भारत की आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण जो है 12 का ये ऑप्शन नंबर सी होगा कि राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से जो है वो सरकार ने इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार के किसानों की अगुवाई की? यानी जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार के किसानों की अगुवाई करने का जो श्रेय जाता है वह स्वामी विद्यानंद जी को जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। असहयोग आंदोलन को जो है 1922 में गांधी जी वापस ले लिए थे चौरा चौरी कांड के पश्चात, ये हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार
किसके दौरान अपनाए गए, यानी स्वतंत्र संघर्ष के तरीकों के दौरान स्वदेशी कपड़े अपनाएंगे और जो विदेशी कपड़े हैं उसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। तो यह किस आंदोलन के समय जो है अपनाया गया, होम रूल लीग आंदोलन जो 1917 में चल रहा था, या फिर साइमन कमीशन के भारत आगमन के समय, या 1905 में कर्जन महोदय के द्वारा बंगाल विभाजन के समय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का सी, कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो उस वक्त लोगों ने स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया कि स्वदेशी कपड़े को अपनाएंगे, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे और अंग्रेजों के विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यह जो प्रश्न है यह भूगोल से संबंधित प्रश्न है कि हुंड्रू का जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी, चुचई प्रपात, बीहड़ नदी, धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी, बूढ़ा घाट प्रपात, कांची नदी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के रूप में जाना जाएगा, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा बेसिन नदी की हिस्सा नहीं है, यानी इन नदियों में से कौन सी नदी जो है वह गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो इस 16वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वह जोंक हो जाएगा। पुनपुन, अजय, जालंगी ये सभी नदी जो है गंगा बेसिन की सहायक नदियों में से आएगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे। जोनाथन डंकन है, विलियम जोन्स है, वारेन हेस्टिंग है और विलियम बेंटिक है। तो इस 17वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि सर विलियम जोन्स जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक है। और इस प्रकार जो है दोस्तों हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट भी करें कि आप अगर अब तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं थे। 1926 में जो गठित नौजवान सभा है उसके प्रारंभिक सदस्य में कौन शामिल नहीं है। भगत सिंह, यशपाल, छबिलदास और अंबिका चक्रवर्ती। तो 18वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं, ये इन्होंने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा यह ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 1905 जो कि वाराणसी में हुआ था उस की अध्यक्षता जो है कौन किए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी किए थे। याद रखेंगे हम लोग 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी किए थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1906 में जो कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, क्योंकि उससे पहले जो है बंगाल का विभाजन हुआ था, तो इस दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता जो किए थे वो थे दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो ये इन्होंने ही जो है ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसमें स्वदेश शब्द का इस्तेमाल पहली बार किया गया, ये भी प्रश्न बनता है। साथ ही साथ बहिष्कार और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी का अपनाना जो है इसमें सबसे पहले ये किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था, यानी किन्होंने रखा था। बाल गंगाधर तिलक जी रखे थे, या चित्तरंजन दास जी रखे थे, दादा भाई नौरोजी हैं, या फिर महात्मा गांधी हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है कि ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी जो है वह स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले रखे थे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के सेनापति कौन थे। तो जिस वक्त क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि अगस्त 1942 में शुरू हुआ, तो 8 और 9 अगस्त 1942 में जो ये शुरू हुआ, तो इस समय जो भारत के प्रमुख सेनापति के रूप में कार्यरत थे वह थे लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन नंबर ए के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 है कि यह कथन किनका है कि हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे। तो यह जो कथन है यह किस आंदोलन के संबंधित कहा गया था। तो यह जो कथन कहा गया था यह 1942 में शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में ही कहा गया था। इसी आंदोलन के समय जो है जो अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे महात्मा गांधी जी, उन्होंने भी करो या मरो, डू और डाई का जो है नारा दिया था।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ। तो रॉलेट एक्ट जो 1919 में आया, जिसका मकसद था कि नो वकील नो दलील नो अपील। तो ये रॉलेट एक्ट जो है 1919 में, तो इसके तहत जो है यानी बिना कारण बताए मुकदमा जो है चलाए, भी बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था, उसके विरुद्ध जो है, इसलिए लोगों के विरुद्ध इसमें रोष था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डालने का प्रावधान इसके तहत किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 है कि रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्यों था। तो रॉलेट एक्ट लाने का यानी क्या मकसद से रॉलेट एक्ट जो है लाया गया था कि बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डाला जाए। तो इसलिए था कि जो राष्ट्रीय क्रांतिकारी युवा जो ये हो रहे थे, तो उन पर अंकुश लगाया जाना था, राष्ट्रीय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था। इसी कारण से जो है रॉलेट एक्ट लाया गया। और रॉलेट एक्ट के तहत जो है जनरल डायर सबसे ज़्यादा, मतलब अमृतसर में जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, रॉलेट एक्ट के तहत जो कैद हुए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, और जो अमृतसर के ये जलियांवाला बाग में सभा चल रही थी, तो वहाँ पर जो है जनरल ओ डायर ने ये किया, लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई, जिससे वजह से हजारों लोग जो है मारे गए। और उसकी जांच करने के लिए अंग्रेजों ने जो है वो हंटर कमीशन को गठित किया था, और हंटर कमीशन ने जो है जनरल ओ डायर को ही सही ठहरा दिया था। तो इस प्रकार जो है रॉलेट एक्ट का जो प्रयोजन था वो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध प्रदर्शन रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। तो इस कूट पे अगर ध्यान दिया जाए तो पहला और दूसरा सही होगा कि रॉलेट एक्ट अधिनियम जो है वो सेडिशन कमीशन कमेटी के सिफारिश पर था, और रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग को उपयोग करने का प्रयास किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। अब जो है यह भूगोल से संबंधित प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। जी हाँ, सौर प्रणाली की खोज करने का जो श्रेय है सोलर सिस्टम का, वो गैलीलियो हैं, जेलबियर्ड हैं, या फिर ये कॉपरनिकस हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि कॉपरनिकस महोदय जो है इसकी खोज किए थे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम कौन सा है। तो सूर्य के जो सबसे निकटतम ग्रह है, हम सभी जानते हैं, वह बुध ग्रह है, और जो तीसरे स्थान पर ग्रह आता है सूर्य से दूरी के हिसाब से, वह हमारा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, पृथ्वी ग्रह है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बी और डी तो नहीं होगा। अब जो सही कूट होगा वो कौन सा होगा। तो ए और सी में कंफ्यूजन है, तो हमें कंफ्यूज होने की जरा भी आवश्यकता नहीं है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सूर्य के दूरी के हिसाब से इस तरह से व्यवस्थित ग्रह है। पृथ्वी की जो स्थिति है वो तीसरे नंबर पर है, हम लोग याद रखेंगे, और सूर्य के जो सबसे करीब है वह है बुध ग्रह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आकार के अनुसार सौरमंडल का जो ग्रहों का अवरोही क्रम है यानी घटता क्रम है वह कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं कि जो सबसे छोटा ग्रह है बुध है, और पृथ्वी की जो स्थिति है वह 5वें नंबर पर है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो है अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता यहाँ भी नहीं है। तो सबसे छोटा ग्रह तो बुध है, तो बी और सी ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। अब ए और डी में हमें कंफ्यूजन है, उसको भी दूर कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सही है। पृथ्वी की स्थिति 5वां नंबर पर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ध्यान से देखिए 5वां, छठा, 7वां, और सबसे छोटा बुध 8वां, यानी ऑप्शन नंबर ए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा कि सौर मंडल के जो ग्रहों का अवरोही क्रम है उसमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। क्वेश्चन नंबर 30 है कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम कौन सा है। धरातल से अगर हम लोग केंद्र की ओर चले, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6371 किलोमीटर, लगभग में 6400 किलोमीटर कहा जाता है। तो इन त्रिज्या को नापने के लिए अगर हम लोग धरातल से केंद्र की ओर चलते हैं तो सब कौन सा क्रम करेक्ट होगा। 30वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी के सबसे पहले सियाल है, यानी ऊपरी परत जो है वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से मिलकर के बना है। उसके बाद सीमा है, यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलकर के बना है। उसके बाद तीसरा परत नीफे है, यानी निकेल और फेरस से मिलकर बना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है
कि निम्नलिखित में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो व्हाइट ऑफ द अर्थ जो है या क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनमें से किसे कहा जाता है? तो इस 31वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होगा कि मेंटल को जो है व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का जो है एग्जाम्पल्स है? तो ग्रेट सर्कल बृहत वृत्त का जो उदाहरण है, इस 32वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह कहा जाता है ये भूमध्य रेखा को, यानी 0 डिग्री अक्षांश जो है यह ग्रेट सर्कल का उदाहरण है। विषुवत वृत्त जिसे कहेंगे 0 डिग्री अक्षांश, जो पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर है? 1 डिग्री देशांतर पार करने में जो है वो सूर्य को 4 पृथ्वी जो है 1 डिग्री देशांतर को सूर्य की परिक्रमा में लगभग 4 मिनट का समय लेती है। तो उस हिसाब से जो है, लेकिन यहाँ पर दूरी पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक दूरी कहाँ पर है 1 डिग्री देशांतर का। 1 डिग्री अक्षांश की दूरी लगभग जो है 111 किलोमीटर होता है, इसमें हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ 1 डिग्री देशांतर की दूरी पूछी जा रही है, सर्वाधिक दूरी तो यह जो है ऑप्शन नंबर सी यानी विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है यह जिस स्थान से गुजरती है वह इंग्लैंड का शहर ग्रीनविच है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए के रूप में करेक्ट आंसर जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, कहाँ से? तो ये जो प्रश्न है दोस्तों अब भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय संविधान में जो समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है, 3 तरह की जो सूचियां हैं, एक केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो समवर्ती सूची जिसे इंग्लिश में कॉन्क्रीट लिस्ट कहते हैं, इसमें जो शामिल विषय है उस पर संविधान या उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य की सरकारों को भी है और केंद्र की सरकारों को भी है। यह जो लिया गया है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स है यह कहाँ से अंगीकृत किया गया है? तो यह जो लिया गया है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, अर्थात 36 का एक करेक्ट आंसर होगा। नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है वह 36 से 51 भाग 4 36 से 51 अनुच्छेद के बीच जो है इसका उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये सरदार सरवण सिंह समिति के रिपोर्ट पर जो है संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया है मूल कर्तव्य को। वर्तमान में जो है 11 मूल कर्तव्य निर्धारित है, जो भाग 4 और 51A में जो है अनुच्छेद 51A में इसको शामिल किया गया है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो है पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 73वां जो संविधान का संशोधन हुआ है इस अधिनियम के तहत जो है वह 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में के संविधान में किस एक अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर 39 का सी हो जाएगा कि 6ठी अनुसूची का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अगर हम लोग इस पर बात करें तो राज्य के बारे में जो निर्देश है अनुच्छेद 1 से 4 है, नागरिकता संबंधी जो अनुच्छेद है वो बी है, और उसी प्रकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 जो है यह मूल अधिकार से संबंधित है, जो भाग 3 में है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो इसमें क्या है कि अनुच्छेद जो नागरिकता के संबंधी है ऑप्शन में बी हो जाएगा कि अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2, और इसमें जो है यह मौलिक अधिकार है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, और इसमें जो है यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4। इस प्रकार हम लोग 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभी एक एक करके देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, साथ ही साथ यह आपके
परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी साबित होगा, जो आने वाले परीक्षा में आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।